डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोमॉलिक्यूल के इस पार्ट में आज प्रोटीन पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रोटीन प्रोटियोज शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा में प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है पहला। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसे नाम दिया था प्रोटीन। प्रोटीन ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं शरीर के लिए। आप समझिए कि सभी जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसमें प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चर का काम करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करता है। आप यहाँ पे देखिए कुछ प्रोटीन्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन शरीर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए ये दोनों आप एंजाइम्स भी कह सकते हैं, ये जिम्मेदार हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन ब्लड में, हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज तक पहुंचाता है। फिर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है जब तक कि उसे एनर्जी प्राप्त ना हो जाए। फिर है मायोसिन और एक्टिन। ये शरीर में जो मसल्स एक्टिविटी होती हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण कारक हैं। कोलाजन और केराटिन, ये आप समझिए जैसे हेयर, नेल्स, इनके लिए, टीथ, इनके लिए ये दोनों जो है उसका प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और उसको स्ट्रक्चर भी देता है। साथ में इंसुलिन और ग्लूकागन, ये आप देखिए, इंसुलिन आप जानते होंगे, पैनक्रियास से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और आप जानते होंगे कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है वह व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है, यानी कि शुगर का पेशेंट हो जाता है। यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को हम डायबिटिक कहते हैं, क्योंकि शरीर में जो एनर्जी मिलनी चाहिए वह एनर्जी, वो चूंकि जो आपका ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज इंसुलिन उसको समझिए उससे रिएक्ट करता है। अब वो रिएक्शन होता नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। तो ये सभी प्रोटीन कहीं ना कहीं आपके शरीर में, हम लोग के शरीर में ये कार्य करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो प्रोटीन जब ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पर, हाइड्रोलिसिस करिए, तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेप्टाइड, पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको आप कह सकते हैं कि, और इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके हाइड्रोलिसिस करने पर आपको प्राप्त होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको जरा देखा जाए। अमीनो एसिड NH2CH2COOH, ये अमीनो एसिड का फार्मूला है। अब आप इसे देखिए तो यहाँ पे जो NH2 है इसमें CH, एक हाइड्रोजन को मैं R ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं, और यहाँ पे COH का जो है बॉन्ड आप दिखा दीजिए इस तरह से COOH, और NH2 को भी चाहें तो यहाँ से इस तरह से NH2 को भी NH और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे H करके दिखा सकते हैं। यहाँ जो R होता है, ये R डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, करीब 20 प्रकार के अमीनो एसिड खोजे जा चुके हैं आज तक। इसमें जैसे R की जगह पे हाइड्रोजन रखिए, R की जगह पे CH3 रख दीजिए, CH2COH रख दीजिए। तो ये तमाम तरह से जब आप इसमें ग्रुप रखेंगे तो इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है आज तक। तो ऐसे में हम 20 तरह के अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड का फार्मूला है। अमीनो एसिड में आप NH2CH2COH, इसमें CH, ये जो बीच वाला कार्बन है इसमें R
जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है R से, तो ये एक जनरल अमीनो एसिड का फार्मूला बनता है। आप जो 20 तरह के अमीनो एसिड बनते हैं इसी R की जगह पे डिफरेंट ग्रुप्स रखने पर प्राप्त होते हैं। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिया ऐसे। तो R की जगह पे अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो ग्लाइसिन प्राप्त होता है, R की जगह पे CH3 रखते हैं तो आपका एलेनिन प्राप्त होता है, अगर CH3 होल ट्वाइस रखते हैं तो वाइलिन प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी 2 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। आप समझिए एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है। जो अमीनो एसिड शरीर में हमारे बनते हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, यानी उनकी बहुत आवश्यकता नहीं है, वो शरीर में बन रहे हैं। लेकिन एसेंशियल उसे कहेंगे जिसको हमको अपने डाइट में बाहर से, मतलब डाइट में लेना है। तो भोज्य पदार्थों के द्वारा जो हम अमीनो एसिड प्राप्त कर रहे हैं वो एसेंशियल है, और जो हमारे शरीर में स्वयं बन रहा है वो क्या है, नॉन एसेंशियल। इसको हिंदी में आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो ये अमीनो एसिड के 2 प्रकार हैं। इसमें आप जैसे ये वाइलिन है, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल, जबकि ये दोनों क्या हैं, ये नॉन एसेंशियल हैं, यानी कि ये शरीर में बनते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, अगर एलेनिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप यहाँ पर पाएंगे NH2 CH CH3 COOH, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर है। एलेनिन के इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे इसको डेक्स्ट्रो और लिवो 2 फॉर्म में बना सकते हैं, COOH CH NH2 और CH3, ये आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म है। डी एलेनिन कहते हैं इसको, एलेनिन। और जबकि इसी NH2 को आप लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो ऐसे लिख दीजिए COOH C, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, तो ये एलेनिन है। लिवो, डेक्स्ट्रो मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। एक्चुअली आप देखिए इसमें ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। जैसे इसमें आप देखिए बीच जो कार्बन है बीच का, इसमें कार्बन की जब चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ी हो तो उसे हम कायरल सेंटर या कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे में वो पदार्थ जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं उनको। यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे क्लॉकवाइज रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाएंगे। तो ऐसे में आप यहाँ पर देखिए इस एलेनिन स्ट्रक्चर में, एलेनिन के स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ी हुई है। आप देखिए कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरा CH3 है, तीसरा NH2 है और चौथा COH है। तो ये चारों अलग अलग जुड़े हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ है ये। तो इसे हम 2 फॉर्म में किस तरह लिखते हैं इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी किसी अमीनो एसिड में क्या होता है कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये एसिडिक समूह है, नो डाउट, और जो एमाइन समूह है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर नाइट्रोजन पर मौजूद है, इसको हम बेसिक ग्रुप कहते हैं, और ये एसिडिक ग्रुप। जब दोनों ग्रुप इक्वल संख्या में होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। लेकिन जब यही एसिडिक समूह COH या जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या बढ़ जाए, ऐसे अमीनो एसिड को हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे। जिसमें अमाइन समूह की संख्या बढ़ जाए उसे हम बेसिक में डालेंगे। तो इस तरह से अमीनो एसिड को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। इसके साथ ही साथ आप समझिए अमीनो एसिड जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये अमीनो एसिड डाईपोलर नेचर के होते हैं। ये डाईपोलर नेचर आपको समझाते हैं कैसे होते हैं। देखिए यहाँ जो COH ग्रुप है इसमें CH, यहाँ CH3 लिखिए, ये COOH और यहाँ पे NH2, एक लोन पर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में यहाँ से रिलीज होता है
और ये जाता है कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि लोन पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में नाइट्रोजन के पास जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा, अगर देखा जाए तो इसे, एक मिनट, इसे आप यूँ देखिए, तो यहाँ देखेंगे CH3COO माइनस ग्रुप होगा और यहाँ पे हो जाएगा NH3 प्लस होगा। तो आप यहाँ पे देखिए डाईपोलर नेचर इसलिए कहा हूँ कि यहाँ जो कार्बोक्सिलिक समूह है वहाँ से प्रोटॉन निकल करके नाइट्रोजन पर जाता है, तो यहाँ NH3 प्लस के रूप में और CO माइनस के रूप में, दोनों प्लस और माइनस दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए इसको आप डाईपोलर नेचर कह सकते हैं, डाईपोलर। इसी को हम ज्विटर आयन भी कहते हैं, ज्विटर आयन। अब आपको बता दें हम पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बहुत कई बार पूछा है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। आप देखिए प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड के लिए NH2CHCOOH, यहाँ पे आप R रखिए, R की जगह पे मैं बता चुका हूँ कोई समूह हो सकता है, अगर H हाइड्रोजन रखते हैं तो ग्लाइसिन हो जाएगा। अब ऐसे में आपको दूसरा समूह जो जोड़ना है, यहाँ पे प्लस NHCHRCOOH, अब इसे जोड़ना है। आप यहाँ देखिए ये OH और इसका हाइड्रोजन, यानी कि अमाइन समूह का, दूसरे के अमाइन समूह का हाइड्रोजन और पहले अमीनो एसिड का जो OH समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह से OH, ये दोनों वाटर के रूप में निकल जाते हैं और यहाँ बॉन्ड बनता है। आप इसको देखिए NH2CHRCO बॉन्ड, यहाँ पे NHCHCOOH। अब आप यहाँ देखिए ये जो CO और NH के बीच में बॉन्ड बना है, इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी पेप्टाइड बॉन्ड अगर 2 से लेकर 9 तक की संख्या में है तो इसको हम ओलिगोपेप्टाइड कह सकते हैं। यही संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड है, तो पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड की कई श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, कई संख्या में होते हैं ये, तो इसे आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये एक्चुअली पॉलीमर ही हैं, नेचुरल ऑकरिंग पॉलीमर कह सकते हैं आप। तो ये पॉलीमर अब आगे भी बनाना है, तो यहाँ से CO यहाँ से हटाइए, यहाँ पे सीधे फिर NH रख दीजिए, फिर CHRCO, फिर यहाँ पे NH, इस तरह से बनाते जाएंगे, एक लंबी चेन बनेगी जो कि प्रोटीन का, ये पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, कंपोजिशन और हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। कंपोजिशन आप देखेंगे तो कंपोजिशन में, हाँ आप देखिए यह क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन 2 बेस पर होता है। एक होता है आपका कंपोजिशन क्या है और दूसरा जो है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है। तो कंपोजिशन के बेस पर जो है यहाँ पे फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, प्लस इसमें जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं पेप्टाइड चेन्स के, वो साइड टू साइड प्लेस्ड होते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो स्फेरॉइडल शेप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कॉम्पैक्ट संरचना होती है, समझ सकते हैं। तो ये जैसे ग्लोबुलर फाइब्रस में आप देखिए केराटिन है, मायोसिन है, जबकि ग्लोबुलर में आपका हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, माल्टोज है, ये सभी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। जबकि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जब करते हैं तो उसमें सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जो सिंपल होते हैं, इसमें प्रोटीन्स की जो संरचना होती है वो बिल्कुल लीनियर होती है। जबकि कॉन्जुगेटेड में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड में जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है उसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता है जो कि नॉन प्रोटीन है। जैसे हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ कुछ पिगमेंट्स जैसे आयरन है तो ये जुड़ेगा। जैसे क्लोरोफिल में है तो मैग्नीशियम जुड़ेगा, तो वो नॉन प्रोटीन ग्रुप है वो पिगमेंट के लिए, या वो उसी को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है।
तो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन ग्रुप जब जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और जो डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं, तीसरा पार्ट, तो डेराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं वो सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ही हाइड्रोलाइज करके प्राप्त किए जाते हैं, तो ये डेराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें आप देखेंगे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जबकि आप इंसुलिन में देखेंगे 51 अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लीनियर जुड़े होते हैं। तो लीनियर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अमीनो एसिड्स के, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जाते हैं। जबकि आप देखिए यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बताया जा रहा है, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें जो CO और NH के बीच बॉन्डिंग है, इसमें अल्फा हेलिक्स इसमें स्पाइरल शेप होता है। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं CO और NH के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है कि ये शेप जो है स्पाइरल हो जाता है। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर जो है वो सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि टर्सरी और क्वार्टरनरी के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दिखाता हूं। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। प्लस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या होता है, ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपको अगले वीडियो के लिए छोड़ता हूं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी किया करिए। धन्यवाद।